स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके, तो ये पाई चार्ट पर क्वेश्चन है। तो पाई चार्ट हमें पता है, पाई चार्ट में क्या होता है, किसी डेटा को इन द फॉर्म ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने का, या तो परसेंटेज होता है या फिर क्या होता है उसमें एंगल होता है, डिग्री से रिप्रेजेंट होता है। तो पूरा सर्किल मीन्स 100%, और इट इज इक्वल टू एंगल के टर्म में हम कहेंगे 360 डिग्री। तो कभी भी अगर परसेंटेज को एंगल या एंगल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हमें ये रिलेशन समझनी है कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा जो सर्किल है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज में वो 100 हो जाता है, एंगल में वो 360 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स। कोई कंपनी है इंडिया बॉन्ड्स, उसका जनरेट किया है फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर, अलग अलग इन्वेस्टर में। जैसे कॉरपोरेट हाउस में 34%, FII में 33%, ऑफशोर फंड 16%, NRI 11%, अदर्स 4%, नेशनल बैंक 2%। तो ये एक पाई चार्ट है सब्सक्रिप्शन जनरेटेड। तो इसमें टोटल, सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, टोटल की वैल्यू नहीं दी है इसमें कुछ भी, सिर्फ परसेंटेज शो हो रही है। अब क्या कह रहा है वो, इफ द इन्वेस्टमेंट बाय NRI वाज 4000, NRI ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना है 4000, इसकी वैल्यू दे रखी है 4000 करोड़। तो पूछा क्या है उसने, इन्वेस्टमेंट बाय कॉर्पोरेट हाउस एंड FII टुगेदर, तो इन दोनों ने मिलके कितना किया होगा। इसका आंसर बी होना चाहिए सर। हाँ अभी देख लेते हैं। तो बस देखो हमें समझना क्या है, DI, देखो DI अपने आप में अलग से कोई चीज नहीं होती, उसमें तीन कॉन्सेप्ट यूज होंगे, या तो परसेंटेज पर क्वेश्चन होगा, रेशियो इन्वॉल्व होंगे, या फिर एवरेज या मीन वैल्यू। ये तीन कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर तुम्हें आते हैं, उनके समझ आता है कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, कैसे शॉर्टकट से कर सकते हैं, बस ये तीन कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो DI बस फिर क्वेश्चन को समझना है कि क्या डेटा दिया है और क्या लैंग्वेज में वो पूछ रहा है। तो सिंपल इसका मतलब क्या है, 11% इज 4000, तो 67% कितना होगा। तो 11% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 4000, तो 67% कितना होगा, ये बताना है बस हमें। तो 11% ऑफ टोटल, टोटल निकालने की कोई जरूरत नहीं इसमें। 11% और 67% में क्या रिलेशन है, 6 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 6 टाइम मतलब 24,000, 24,000 से कितना ज्यादा है, क्या आंसर लग रहा है देखो। तो एक ऑप्शन तो गया, 24 तो नहीं है, 24 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 67% का मतलब है 11 से अगर मैं देखो डिवाइड करूं 67 को, तो इट विल बिकम 6 टाइम्स और 1/11। 1/11 कितना परसेंट होता है, 0.9, 0.09। तो 4000 इंटू 0.09 इज 9 4 36, ये आ जाएगा। आए समझ में कैसे करा कैलकुलेशन। और टोटल नहीं निकाला, 11% को सीधे सीधे किससे रिलेट किया, 67 से। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। What percentage of total investment is coming from either FIIs और NRIs। सीधे परसेंटेज पूछ रहा है, डेटा में परसेंटेज ही दी है, यानी इसमें कोई कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। तो क्या है, FII और NRIs का मिला के
कितना परसेंट हो जाएगा? FII is 33%, NRI is 11। इन दोनों का सम कितना हो गया? 44%। If the total investment other than FII and corporate houses is इतने करोड़, then the investment by NRI and offshore fund will be approximately। इसमें क्या आंसर होगा? क्वेश्चन 3 का बताओ क्या आंसर होगा? क्या कह रहा है? इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट अदर देन FII एंड कॉर्पोरेट हाउस, तो FII का कितना है? 33, कॉर्पोरेट हाउस का कितना है? 34, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 67%। इनके अलावा कितना बचा? 33%। तो 33% की इतनी वैल्यू है। तो बताओ इन्वेस्टमेंट बाय NRI एंड ऑफशोर। NRI इज 11, ऑफशोर इज ए होना चाहिए। तो 16 प्लस 11 इज 27%। तो 27% की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज कितना परसेंट था? 33। तो 27% कितना होगा? सर आइडिया लग रहा है कि ए ही होना चाहिए इसका आंसर। कैलकुलेशन करने में भी टाइम तो मिलेगा नहीं इतना, आइडिया भी लगा सकते हैं कुछ अप्रॉक्स, तो ए होना चाहिए। देखो सिंपल रेशो समझ लो ना। देखो 33/27 कितना रेशो है? लगभग 3 से अगर काट दें 11/9। तो 33 की वैल्यू अगर हमें दे रखी है तो हमें इसकी 27 वाले की वैल्यू निकालनी है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है? इसे सिंपल इंटू 9/11 से। कम होगा ना? पहली बात तो ये समझ में आ रहा है 33% इतना, तो 27 कम होगा, इस रेशो से कम होगा। तो अगर शुरू की वैल्यू भी हम देखें, 9 3 जा 33, देन 5 आएगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, 0। तो 9 से 270 के आसपास कुछ आ रहा है। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतनी कैलकुलेशन के आसपास हमें देख लेना है कि किससे आंसर आएगा। ये क्लियर हुआ? ये क्या मल्टीप्लाई क्यों करा इसे 9/11 से? 33% ऑफ टोटल इज कितना? तो बताओ 27% कितना होगा? क्लियर? ये 3 क्वेश्चन। Then question 4, what is the approximate ratio of investment flows into India bond from NRI to corporate? Ratio of investment। तो रेशो के लिए हम सीधे क्या कर सकते हैं? उनके परसेंटेज का रेशो ले सकते हैं, वही उनके टोटल एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है उसके रेशो के बराबर हो जाएगा। पूरी वैल्यूज देखो हम नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ शॉर्टकट में कर रहे हैं परसेंटेज से। सर 1:3। यहाँ तो सीधे सीधे है। NRI का कितना इन्वेस्टमेंट है? 11, और कॉर्पोरेट हाउसेस का कितना? 34। तो 11:34। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में भी वर्ड यूज हुआ है अप्रोक्सीमेट। तो सबसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है इसमें? 1:2।
अब देखो, अब यहाँ पर डिग्री पूछ लिया। अभी तक देखो शुरू में जो हमने डिस्कस किया था कि या तो पाई चार्ट में परसेंटेज के टर्म में होता है या फिर पाई चार्ट में डिग्री के टर्म में होता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर, ये जो हाउस है, अगर हम इसका एंगल शो करें तो कितना एंगल आना चाहिए। तो कितने परसेंट शो कर रहा है ये, 34। तो बताओ 34 के लिए कितना एंगल आना चाहिए। तो हम कौन सी रिलेशन यूज करेंगे, हम कहेंगे कि भाई 122। ओके, 100% का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 34% का मतलब कितना एंगल हो जाएगा। तो इट विल बिकम, इधर लिख लेते हैं मैं, 360 अपॉन 100 इंटू 34। तो एक जीरो से तो एक जीरो गया, क्या बचा 36 इंटू 34 अपॉन 10। कितनी आ जाएगी वैल्यू। देखो ये 36 इंटू 34 को कैसे करोगे मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन अगर हमें जल्दी करनी तो कैसे करेंगे। तो देखो अगर मैं होऊंगा तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करता, मैं इस तरीके से करता, 35 प्लस 1 लिख लेता, उसे कर देता 35 माइनस 1। ये हो जाता है a प्लस बी स्क्वायर, 35 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10। 35 का स्क्वायर कितना होता है, डिजिट स्क्वायर एंडिंग विद डिजिट 5। कैसे लिखते हैं उनका उसका स्क्वायर, डिजिट एंडिंग विद स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 5 जिसका 5 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 3 को इंटू 4 कर देंगे। 25 और 3 से अगला टर्म, तो ये हो गया 122.4। अब देखो यहाँ ऑप्शन बहुत क्लोज थे, 120, 121, 122, 123। राउंडिंग ऑफ का रूल याद रखो, अगर लेस देन 5 है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ग्रेटर देन 5 है तो उससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 है तो क्या रूल होता है, किसी को पता, राउंडिंग में अगर एग्जैक्ट 5 है तो क्या आंसर होता है। जैसे 122.5 होता तो हम इसको क्या लिखते, 122 लिखें या 123। 123। इससे हम लिखेंगे 122। इसका रूल ये होता है कि अगर इससे पहले वाली डिजिट इवन है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, और अगर उससे पहले वाली डिजिट ऑड है तो +1 कर देते। यानी अगर 123.5 है तो वो क्या बन जाएगा, 124। लेकिन अगर 122.5 है तो 122 ही रहेगा। तो ये होता है एग्जैक्ट अगर 5 है तो। अदरवाइज लेस देन 5 है तो कोई ज़रूरत नहीं, और ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड कर दो। तो हमारे इस केस में आ रहा था 122.4, तो हम इसको टिक करेंगे 122। नेक्स्ट में कह रहा है इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लोज फ्रॉम FII वर टू बी डबल इन द नेक्स्ट ईयर एंड द इन्वेस्टमेंट फ्लोज फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज हैड रिमेन कांस्टेंट, देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ FII इन द टोटल। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगर वो कह रहा है कि FII से जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो क्या हो गया, डबल हो गया नेक्स्ट ईयर में, और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, तो अब बताओ FII का प्रोपोर्शन क्या होगा इन द नेक्स्ट ईयर। तो FII कितना था, शो कर रहा था 33। अब हमने क्या करा, इसको डबल कर दिया, तो कितना हो गया 66। तो अब ये कितना परसेंट शेयर कर शो करेगा,
क्या आंसर होगा इसका? सेवेंटी। 70? कैसे? नो नो, 60 60 60। नहीं, 60 भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 50। देखो FII कितना इंक्रीज हुआ, 33% से कितना हो गया, डबल हो गया, 66%। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी 33%। बाकी और सब सेम है, यानी पहले जो 100% था इन्वेस्टमेंट, उसमें कितना इंक्रीज हो गया, 33। तो अब टोटल कितना हो गया, 133। और उसमें FII का शेयर है 66। तो ये परसेंटेज में कितना आएगा, ये पूछ रहा था। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ। कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ। जैसे 66/133 है, तो हम इसको राउंडिंग ऑफ क्या कर सकते हैं, 66 का डबल कितना होता है, 132। तो 132। तो हम इसे मान लेंगे थोड़ी देर के लिए 132। तो ये आ गया सीधे 1/2, यानी कि 50%। एक्चुअल बताओ, यहाँ तो देखो अप्रोक्सीमेटली लिखा था, एक्चुअल जो वैल्यू है वो 50% से बड़ी है या कम है? कम है। कम है। हमने क्या करा, डिनोमिनेटर को छोटा किया, यानी इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आ रही है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो 50% मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होके आया, तो एक्चुअल वैल्यू 50 से कम होगी। इस तरीके से कर सकते थे, या फिर हम इसको कह सकते थे कि हम इसे 65 मान लेते और नीचे 130, तो भी ये 50 हो जाता, और फिर हम अपना इफेक्ट देख लेते क्या आ रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम DI में, क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में। बस आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आपने अप्रोक्सीमेशन किया है उसकी वजह से एक्चुअल से बड़ी वैल्यू आ रही है, एक्चुअल से छोटी वैल्यू आ रही है, बस ये क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट क्या कह रहा है, इफ द इनफ्लो फ्रॉम FIIs आफ्टर द डबलिंग, मतलब क्वेश्चन 6 में जो डबल करा है उसके हिसाब से कितना आ रहा है, US $500 million। तो बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी डबल ऑफ दिस, क्योंकि अभी हमने निकाला है कितना शेयर है FII का, लगभग 50%। तो अगर FII $500 मिलियन है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1000, उसका डबल। ठीक। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें क्या है, डबल पाई चार्ट है, दो पाई चार्ट है। और क्या शो कर रखा है इसमें, द फॉलोइंग पाई चार्ट एग्जिबिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया। टू चार्ट शो द टूरिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री एंड एज प्रोफाइल। तो दो पाई चार्ट है, एक शो कर रहा है कंट्री कि इंडिया से जो टूरिस्ट बाहर जाते हैं वो किस कंट्री में जाते हैं, और एक शो कर रहा है एज, कि उनका एज ग्रुप कितना है। अब बताना है हमें, पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन टूरिस्ट वेंट टू आइदर USA और UK। USA और UK कितने परसेंटेज गए। तो देखो यहाँ भी हमें टोटल नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में भी टोटल गिवन नहीं है। तो टोटल पूछा भी नहीं है उसने, वो क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू आइदर USA और UK। इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ क्या जानना चाह रहा है वो, परसेंटेज।
50%। तो सीधे परसेंटेज ऐड करना है। यूएसए का है 40, यूके का है 10, दोनों को मिला देंगे तो 50%। तो इस पाई चार्ट में भी हमें परसेंटेज में दे रखा था, तो सीधे सीधे हमने परसेंटेज निकाल दिया। Ratio of the number of Indian tourists that went to USA to the number of Indian tourists who were below 30 years of age। यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसका, नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट दैट वेंट टू यूएसए टू द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वर बिलो 30 इयर्स ऑफ एज। आंसर में एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी है। जहां भी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा तो एक बार थोड़ा केयरफुली देख लेना। एट इज टू थ्री। 8:3। तो पहले तो देखो हमें ये डिसाइड करना था क्या हम इसका रेशियो बता सकते हैं या नहीं। तो देखो यूएसए जो गए थे दैट आर, यूएसए जाने वाले ये थे 40%। 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ टोटल टूरिस्ट। और 30 इयर्स ऑफ एज जो है हु आर बिलो 30 इयर्स, बिलो 30 इयर्स ये 15%। ये किसका 15% है, 15% ऑफ टोटल। इस पाई चार्ट में दोनों जो पाई चार्ट हैं वो सेम डेटा के पाई चार्ट हैं। मतलब दोनों पाई चार्ट किसको शो कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट को। तो वो ये भी शो कर रहा है कि ए में कितना टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट है, वो कंट्री वाइज शो कर रहा है। बी में क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट को ही एज वाइज शो कर रहा है। तो 40% भी टोटल का है और नीचे 15% भी टोटल का है। तो हम सीधे रेशियो निकाल सकते हैं, 40/15 हो जाएगा 8:3। नेक्स्ट में कह रहा है इफ अमंगस्ट अदर कंट्री, अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें। सर ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अगर कौन? ये मेंशन होगा द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट, अगर परसेंटेज ऐड होता तो सर यहाँ पे 40 और 15 का रेशियो लेते। अगर यहाँ पे तो नंबर ऑफ पूछ रहा है। हाँ नंबर देखो, नंबर कैसे आएगा, 40% से ही आएगा ना नंबर सीधे भाई। 40% का मतलब है नंबर कैसे निकालोगे, 40/100 इंटू टोटल, यही तो होगा नंबर। सर मुझे डी लग रहा है इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि सर यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज पूछा नहीं है। अगर परसेंटेज पूछता तो 40/15 कर देते। नहीं, नंबर कैसे निकालोगे, नंबर ऐसे निकालोगे ना, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है 40/100 यस सर। इंटू टी। और नीचे क्या करोगे, 15/100 इंटू टी। नीचे वाले भी डिनोमिनेटर का रेशियो से टोटल नंबर कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे। तो देखो क्या हो रहा है, यस सर। 100 से 100 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, रेशियो इन्हीं का आ गया सीधे 40/15। ये चीज ओके डीआई में समझना पड़ेगा हमें कि परसेंटेज और टोटल एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनका रेशियो सेम होता है। अगर दोनों सेम चीज की परसेंटेज है, मतलब टोटल सेम है और उनका सेम परसेंटेज। जैसे एक क्वेश्चन किसी अभी एग्जाम में आया था ना, जिसमें स्टूडेंट था और उसके मार्क्स दे रखे थे 5 सब्जेक्ट्स के। तो उसमें तुमसे पूछा था एवरेज मार्क्स बताओ, तो पांचों परसेंटेज को प्लस करके सीधे 5 से डिवाइड करके तुम निकाल सकते थे। परसेंटेज और टोटल, अगर सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पूछता तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, लेकिन अगर रेशो पूछ रहा है तो सीधे हम परसेंटेज का रेशो ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या करेंगी, कट हो जाएंगी। ठीक, बाकी यस सारी सर। चीजें कट हो गई।
अब वो कह रहा है अदर कंट्रीज में अगर हम देखें, अदर्स ही है, अदर्स कितने थे 20%, टोटल पॉपुलेशन के कितने थे 20%। वो कह रहा है अदर कंट्रीज में स्विट्जरलैंड अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ द इंडियन टूरिस्ट। तो देखो यहाँ 25% किसका कह रहा है वो, सर अदर अदर का। सर अदर 20% का। गुड। तो ये इसका कहने का मतलब है 25% ऑफ 20% ऑफ टोटल। तो ये कितना हो गया 25% ऑफ 20, 1/4 ऑफ 20, यानी 5% ऑफ टोटल। तो वो कह रहा है कि अदर कंट्रीज में अगर हम देखें तो 25% स्विट्जरलैंड जाते हैं, और ये हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या पता चला, टोटल कितने हैं 25 लाख टूरिस्ट गए स्विट्जरलैंड में। तो बताओ नंबर ऑफ 30 to 39 ईयर्स ओल्ड इंडियन कितने थे। क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अदर्स का 25% जो है वो स्विट्जरलैंड है, मतलब जितने भी अदर्स में जाते हैं उसके 25% स्विट्जरलैंड जाते हैं, बाकी और कहीं भी जाते होंगे। तो टोटल का कितना परसेंटेज हो गया, हमने ये निकाल लिया 25% ऑफ 20, यानी कि 5% ऑफ टोटल। तो 5% ऑफ टोटल जाते हैं स्विट्जरलैंड और उसकी वैल्यू है 25 लाख। तो बताओ 30 to 39 ईयर ओल्ड वाले कितने इंडियन टूरिस्ट हैं जो बाहर घूमने जाते हैं। तो 30 to 39 कितना परसेंटेज है 15%। तो कितने हो जाएंगे, यानी हमें क्वेश्चन में क्या सर दे रखा है 5% इज 25 लाख, तो 15% कितना होगा 75 लाख। तो सीधे 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हम समझ लेंगे कि 5% ऑफ टोटल टूरिस्ट इज 25, तो 15% कितने हो जाएंगे उसका 3 टाइम्स 75। आंसर विल बी डी 75। क्लियर सीधे, देखो परसेंटेज के टर्म में हम सीधे सॉल्व कर रहे हैं, उससे टोटल नहीं निकाल रहे कहीं भी, जरूरत ही नहीं है कोई। हमें 5% ऑफ टोटल पता चल गया 25 लाख है, तो 15% कितना होगा 25 into 3 75 लाख। क्लियर ये ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है। अब एक चीज, एक रूल याद रख लो अच्छे से, एक होता है जनरल इंस्ट्रक्शंस और एक होते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस। ये हमने रीजनिंग में भी शायद डिस्कस किया था। जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि इस क्वेश्चन में जो आपको दिया है डायरेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन 8 to 14, तो ये जो दो पाई चार्ट दिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। मतलब इन पाई चार्ट में जो भी परसेंटेज दे रखी है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसे आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ठीक। बट जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे क्वेश्चन 10 में दिया कि स्विट्जरलैंड क्या है 25% जाते हैं, और हमें पता चला स्विट्जरलैंड जाने वाले 25 है लैक है, ये जो इंफॉर्मेशन है दिस इज पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। यानी आप इसको क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा किसी और क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते जब तक कि उस क्वेश्चन में ना लिखा हो। ये चीज आ रही समझ में क्या कह रहा हूं मैं। यस सर। तो इस इंफॉर्मेशन को जब भी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन देके कुछ पूछा होता है तो वो सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होती है। उस क्वेश्चन से जैसे ही आप अगले क्वेश्चन में आओगे तो आपको वो पिछली इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो। जैसे यहां पर कह रहा है देखो फॉर क्वेश्चन 10, यानी अब आप क्वेश्चन 10 वाला डेटा यूज कर सकते हो और तब बता सकते हो व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑफ इंडियन टूरिस्ट। क्वेश्चन 10 का डेटा मतलब 5% इज इक्वल टू 5% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 25 लाख।
इसको आप क्वेश्चन नंबर 11 में भी अब यूज कर सकते हो क्योंकि उसने लिख दिया, अदरवाइज हम नहीं करते। तो क्या होगा, इंडियन टूरिस्ट जो यूएस जा रहे हैं वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर ऑप्शन सी। तो यूएसए जाने वाले कितने थे? 40%। तो 5% है 25 लाख, तो 40% कितने हो जाएंगे? किससे मल्टीप्लाई कर दे सीधे? 8 से। तो 25 8 जा 200। सर सर ये अदर्स में ये गिवन था कि जो क्वेश्चन 10 में था कि 5% 25 लाख है, तो टोटल इसमें 20% है ओवरऑल का। तो उसका पहले तो 100% पहले निकालना पड़ेगा ना सर। नहीं, निकालना ही तो नहीं है, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ, यही चीज तुम्हें समझनी है। परसेंटेज में अगर तुम्हें पता है 5% ऑफ टोटल इज 25 लाख, तो 15% कितना होगा? तो तुम्हें टोटल निकालने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है 5% 25 लाख है, यूएसए जाने वाले 40% है टोटल पे, तो सीधे 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा ना। तुम टोटल से भी निकालोगे तब भी यही आएगा, लेकिन डीआई में ये नहीं करना होता ये सारी चीजें। यहीं पे तो टाइम बचाना है, यहीं तो कैलकुलेशन से बचना है तुम्हें। 5% ऑफ टोटल तुम्हें पता है, तो उसी टोटल का 15% कितना होगा? उसका 3 टाइम्स ही तो होगा ना जो 5% का। ओके सर, आगे सर। तो यही परसेंटेज को सीधे रिलेट करना है तुम्हें। अब जैसे इसने पूछा ट्रैफिक ऑफ इंडियन टूरिस्ट इन द यूएस, यूएस को जाने वाले, तो हमें पता है यूएस जाने वाले कितने हैं? 40% ऑफ टोटल है, तो कितने होंगे? 5% ऑफ टोटल इज 25 लाख, तो 40% ऑफ टोटल कितना हो जाएगा? इंटू 8 कर दो, तो 25 8 का 200 लाख। क्लियर यहाँ तक? परसेंटेज से कैसे रिलेट कर रहे हैं? यस सर। अब जरा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फॉर क्वेश्चन 10 एंड 11। तो देखो फॉर क्वेश्चन 10 एंड 11 मतलब हम इसको यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को, जो 10 और 11 में दे रखा है उसको हम यूज करेंगे। What can be inferred about number of 50+ year old who visited UK during the period? अगर हम 10 और 11 से क्वेश्चन लें का डेटा यूज कर ले, तो बताओ यूके जाने वालों में से 50+ year old वाले कितने हैं? अब देखो, अब वापस आते हैं पाई चार्ट पे। यूके जाने वाले कितने हैं? 10%। यूके जाने वाले कितने हैं? 10%। और अबव 50 ईयर्स वाले कितने हैं? 50%। तो क्या हम ये बता सकते हैं यूके जाने वालों में 50%, 50 ईयर से अबव वाले कितने हैं? क्या हम इन दोनों पाई चार्ट को रिलेट कर सकते हैं आपस में? ऑप्शन क्या दिया है? एटलीस्ट 25 लाख, कर एग्जैक्टली सकते हैं 20, सर। एग्जैक्टली 10 लाख, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन भी है, जिस ऑप्शन में भी कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जरा केयरफुल। तो कैसे करेंगे भाई? यू के जाने वाले कितने हैं टोटल? 10%। 10% ऑफ टोटल 50 lakhs. 50
नहीं 5% तो 25 है ना, तो ये हो गया 50 लाख। लेकिन इसमें से 50 ईयर्स प्लस वाले कितने होंगे, ये पूछा है ना क्वेश्चन में। देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ 50 प्लस ईयर ओल्ड हु विजिटेड यूके ड्यूरिंग द ईयर। ये तो चलो सही बता दिया तुमने कि 50 लाख है जाने वाली, लेकिन उसमें से 50 प्लस ईयर्स वाले कितने होंगे। 25 लाख, एग्जैक्टली 25 लाख। और कोई बताएगा आंसर। So शायद D cannot be determined. देखो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन दिस इज। क्यों अब सर? देखो दो पाई चार्ट हैं अलग अलग। एक पाई चार्ट में क्या शो किया है कि जो टोटल टूरिस्ट है उसमें से यूएसए कितने जा रहे हैं, जापान कितने जा रहे हैं, यूके कितने जा रहे हैं, अदर्स कितने जा रहे हैं, ये शो किया है। दूसरा ये शो किया है जो टोटल टूरिस्ट है उसमें से 50 प्लस वाले कितने हैं, 40 से 49 वाले कितने हैं, 30 से 39 कितने हैं, कितने हैं। तो इन दोनों को अगर तुम समझो पाई चार्ट को, तो वो ये पाई चार्ट ये नहीं बता सकता कि यूके जाने वाले में कितने हैं। वो अच्छा सर, वो केयर वाला पार्ट पढ़ा नहीं था ना, उसमें वो मेंशन था, वो लिखा हुआ था, वो पढ़ा ही नहीं था हमने। अच्छा, तो ये टोटल का दे रखा है। तो इसमें हम ये नहीं बता सकते कि जो यूके गए हैं 10% यानी 5 लाख, उसमें से 50 प्लस वाले कितने हैं। तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट है, कह रहा है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो एज्यूमिंग दैट एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन टूरिस्ट वाज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द कंट्रीज। अब क्या आंसर हो जाएगा। अब हो जाएगा एग्जैक्टली 25। अब आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली 25, यानी अब वो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म है एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितने भी इंडियन टूरिस्ट मान लो यूएसए जाएंगे, यूएसए जाने वालों का 50% 50 ईयर से अबव होगा, 40 से 49 20% होगा, 30 से 39 50%, बिलो 30 15%। यूके जाने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनका 50 प्लस वाले जो होंगे वो आधे लोग होंगे, बाकी आधे लोग हो जाएंगे। जापान जाने वाले उसमें भी यही डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यूनिफॉर्म कर दिया उसने अगले पार्ट में कि हर एक के लिए यूनिफॉर्म है। अब हम बता सकते हैं टोटल यूके जाने वाले थे 5 लाख और उसका 50% हो जाएंगे, टोटल हो गए थे कितने 50 लैक्स, उसका 50% हाफ यानी कि 25 लैक्स। अब आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली 25। तो समझ गए पिछले पाई चार्ट और इस पाई चार्ट में क्या डिफरेंस था, हम क्यों नहीं रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि वो टोटल का बता रहा था सीधे। तो टोटल से हम ये नहीं डिफाइन कर सकते थे कि यूके जाने वाले कितने होंगे 50 प्लस वाले। बट जब उसने अगले क्वेश्चन में ये कह दिया कि अब तुम एज्यूम कर लो कि सबका एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म, यानी किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वो इसी रेशो में जाएंगे, तब हम बता सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट कह रहा है विद द एजम्पशन ऑफ क्वेश्चन 13 एंड डेटा फ्रॉम क्वेश्चन 10 एंड 11 टेकन टू बी ट्रू। देखो ये हर जगह इसलिए मेंशन कर रहा है कि क्वेश्चन के अंदर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पिछले क्वेश्चन के अंदर वाली इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते जब तक कि क्वेश्चन में नहीं गिवन। कह रहा है किसका रेशियो निकालो, नंबर ऑफ 50 प्लस ईयर ओल्ड इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग यूएसए टू द नंबर ऑफ बिलो 50 ईयर ओल्ड विजिटिंग यूके और स्विट्जरलैंड।
तो वो किन दो लोगों का रेशियो निकलवा रहा है? 50 प्लस वाले जो यूएसए जा रहे हैं अपॉन बिलो 50 जो कहाँ जा रहे हैं? यूके और स्विट्जरलैंड। यूके और स्विट्जरलैंड इनका रेशियो पूछ रहा है वो। तो यूएसए जाने वाले कितने थे? 40%। और हमें क्या करना है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानना है। तो अबव 50 वाले कितने हो जाएंगे? अबव 50 वाले उसका 50%, यानी जितने भी यूएसए गए उसके आधे। तो कितना होगा? 20% ऑफ टोटल। तो ये तो न्यूमरेटर में आ गया 20% ऑफ टोटल अपॉन ये नीचे कितने हैं? बिलो 50 कितने हैं? यूके और स्विट्जरलैंड जाने वाले। तो देखो अबव 50 50% है, तो बिलो 50 ईयर्स वाले भी कितने होंगे? 50% ही होंगे। तो 50 से अबव वाले 50% है, तो बिलो 50 वाले भी कितने हैं? 50%। अब किस कंट्री का कह रहा है? दो का, यूके एंड स्विट्जरलैंड। यूके कितने हैं जाने वाले? 10%। और स्विट्जरलैंड जाने वाले कितने थे? हमने कैलकुलेट किया था 5%। यूके 5%. जाने वाले 10 और स्विट्जरलैंड वाले 15। तो 15% का 50%। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 50% ऑफ 15% ऑफ टोटल। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? कितना रेशियो? ये हो गया 20 अपॉन 15/2, 40/15। अगेन वही आ गया 8:3। ये आंसर है। देखो इस पूरे पाई चार्ट के क्वेश्चन को हमने करा और कहीं भी हमने अभी तक टोटल टूरिस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। टोटल कितने टूरिस्ट है अगर निकालना होता तो क्या आंसर होता? टोटल टूरिस्ट कितने थे? 5% 25 लाख था, तो 25 लाख को 20 से इंटू कर देंगे। तो क्या यूज होगा? ये इंफॉर्मेशन यूज होगी। 5% ऑफ टोटल इज 25 लाख। तो 5/100 इंटू टी इज इक्वल टू 25। तो टी की वैल्यू तुम देखो वो उसी हिसाब से आ जाएगी, इंटू 100/5 यानी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। यही हमने डायरेक्ट परसेंटेज में यूज किया कि 5% इतना, इसे 20 कर दोगे तो 100% हो जाएगा। तो इसे भी क्या करो 20 से मल्टीप्लाई, यानी टोटल टूरिस्ट है 500 लाख। लेकिन हमने कहीं भी नहीं निकाला इसे, बिना इसे निकाले ही सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो ये थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा डीआईटी में। वो भी सही है प्रोसीजर, ये नहीं कि गलत है कि अगर तुम निकाल के कर लो, लेकिन उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है बस। अगर टाइम है हमारे पास इतना हम कर सकते हैं तो उस अप्रोच से भी कर लो, वो भी सही है। अब नेक्स्ट ये दे रखा है, द पाई चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूयॉर्क मार्केट शेयर बाय वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर कंपनीज इन 2012। द पाई चार्ट, अच्छा ए, सॉरी, ए वाला शो कर रहा है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूयॉर्क मार्केट शेयर बाय वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ये शो कर रहा है वैल्यू ऑफ कंपनीज, यानी हर कंपनी की कितनी वैल्यू है। और
पाई चार्ट बी शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स। वैल्यू और वॉल्यूम में क्या फर्क होता है? वैल्यू अमाउंट है और वॉल्यूम क्वांटिटी है। क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल है कि Xiaomi और एप्पल, तो हो सकता है कि Xiaomi नंबर्स में अगर हम देखें वॉल्यूम में तो एप्पल से बहुत ज्यादा मोबाइल बेचती होगी, बट लेकिन उसे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? पता चला एप्पल का एक फोन जो है और Xiaomi के 4 फोन वो बराबर बैठ रहे हैं, तो हो सकता है वैल्यू में एप्पल उसके फिर भी बहुत क्लोज हो जाए, लेकिन टोटल वॉल्यूम में वो बहुत आगे है। तो किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, या तो हम वैल्यू देखते हैं या फिर उसका वॉल्यूम देखते हैं। तो यहाँ दो पाई चार्ट से शो कर रखा है। ए से शो कर रखा है वैल्यू ऑफ कंपनी, डिफरेंट कंप्यूटर कंपनीज की बात कर रहा है स्पेशली, और बी चार्ट में शो कर रखा है वॉल्यूम ऑफ कंप्यूटर कंपनी, कितने लैपटॉप बेच रही है, वॉल्यूम। तो वैल्यू एंड वॉल्यूम। नीचे और भी इंफॉर्मेशन दी है। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन 2012 इन न्यूयॉर्क इज 1500। तो ये किस पाई चार्ट की वैल्यू है, ए की या बी की? बी की। बी की। तो टोटल वॉल्यूम कितना कह रहा है? वो कह रहा है कि 1500 लैपटॉप बेचे गए, तो ये वॉल्यूम शो कर रहा है। अब देखो ये लिखा वैल्यू ऑफ यूनिट, वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड इज यूएस डॉलर दिस मच। तो वैल्यू कितनी है इन सबकी टोटल? 1650,000। तो ये शो हो रहा है। तो ये दो तुम्हें दे दिया इसने। अब कह रहा है 2000 एवरेज। देखो अब एवरेज का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। एवरेज यूनिट सेल प्राइस ऑफ एन IBM PC वाज अप्रोक्सीमेटली इन यूएस डॉलर। तो एक IBM PC की अप्रोक्सीमेटली एवरेज यूनिट सेल प्राइस क्या थी? क्या आंसर आएगा इसमें? हमें क्या निकालना है? एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा? वॉल्यूम अपॉन वैल्यू। वैल्यू अपॉन वॉल्यूम। तो सॉरी, क्या हम वैल्यू अपॉन। IBM PC का निकाल सकते हैं इसमें? तो एवरेज इज सर इक्वल टू 28%। यस सर। बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या निकला? तो जैसे मैं बोला था कि सर आप पूछे थे ना कि निकाल सकते हैं सर 28% ऑफ 1500 सर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और सर 16,50,000 का मतलब जो भी शेयर है IBM का वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो हम निकाल सकते हैं एवरेज प्राइस इज टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वैल्यू सारी कंपनीज की मिला के टोटल वैल्यू इतनी है, IBM की कितनी है उसमें से? 28%। तो हम लिख लेंगे 28% ऑफ 165, वन कितने जीरो उसके बाद 4, 1 2 3 4, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम के लिए ये देखना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम इज 1500 और इसमें IBM का शेयर कितना है? 10%। तो डिवाइडेड बाई 10% ऑफ 1500। क्या? ठीक है। एवरेज प्राइस इज टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई वो सॉरी टोटल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। भाई कितने का बिजनेस किया डिवाइडेड बाई कितने लैपटॉप बेचे, तो उससे हमें एक एवरेज वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको अब हमें कैलकुलेट करके देखना है कितना आएगा ये। तो देखो 100 से 100 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज में ये हो जाएगा 28 इंटू 165 1234 अपॉन 10 इंटू 1500।
तो 2 0 और 3 0, 1 2 3 तो गए। अब देखो क्या रहा है, 15 से आई थिंक 165 भी चला जाएगा सीधे सीधे। 15 1 जा 15, सर 11। 11 और एक 0 भी है, ये ध्यान रखना। 0 तो कितना आ गया, 28 इंटू 110। तो 28 इंटू 11 इज 11 से मल्टीप्लाई का रूल 8 आएगा, 0 तो आना ही है, बीच में इन दोनों का सम, और ये हो जाएगा 3, 3080। ऑप्शन नंबर डी। तो एवरेज प्राइस ऑफ एक IBM लैपटॉप का 2012 में कितना आया, 3080। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो एवरेज पे बेस्ड है। विच कंपनी हैज रियलाइज द लोवेस्ट एवरेज यूनिट सेल्स प्राइस फॉर अ पीसी। लोवेस्ट एवरेज यूनिट सेल्स प्राइस, यूनिट सेल प्राइस मतलब 1 यूनिट की बात करते हैं, और उनका एवरेज प्राइस किसका सबसे लोवेस्ट होगा। ऑप्शन में ध्यान सर रखना, थोड़ा सा स्लाइड डाउन करो। कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी है। ये दो ग्राफ हैं, इसमें वैल्यू शो कर रखी है और इसमें वॉल्यूम। सर टेंडी। विच कंपनी हैज रियलाइज द जिसकी लो, जिसकी वैल्यू कम होगी और वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जिसकी वैल्यू कम होगी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसका एवरेज प्राइस कम होगा। ये तो ठीक है, चलो। लेकिन डेटा में एक ये पार्ट भी है, अदर्स। इसको कैसे हैंडल करोगे। में तो पहले तो तीन ये ही दे रखे हैं ना, कोई ABC, उन तीनों में से बताना है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी तो है। मेरे को नहीं लगता सर कि सर अदर्स का भी डी तो इसका डाटा आंसर दे होगा। रखा है सर वॉल्यूम में, तो सर उसके हिसाब से कर लें। अदर्स का मतलब है, अदर्स में हो सकता है कि और कंपनीज हो, 5 कंपनीज मान लो और हो उसके अंदर, 10 कंपनीज और हो उसमें, उसका कैसे निकालोगे डेटा। नहीं सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर जैसे अदर्स का सर मतलब ये हम जैसे ऊपर हमने करा था IBM का, सर उसके हिसाब से नहीं लेंगे सर, जैसे मतलब अदर्स का ऊपर वाला डाटा ले लें और नीचे वाला अदर्स का ले लें, एवरेज निकाल लें सर उससे, तो वो सही नहीं अदर्स के रहेगा। अदर्स के अंदर भी कई सारी कंपनीज है ना। यस सर, अच्छा सर मतलब ये अलग अलग होगा सर, ये मानेंगे हम लोग। अदर्स का मतलब है कि ये बड़ी बड़ी जो कंपनी थी 4 5, उसका तो नाम आ गया, बाकी जो और कंपनीज है वो सब अदर्स में चली गई। क्या पता अदर्स के अंदर कोई ऐसी कंपनी हो जिसका सबसे लोवेस्ट प्राइस हो, यस सर। ये भी तो हो सकता है ना। अदर्स की वजह से हम इस डेटा में हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर अदर्स नहीं होता, अदर्स को हटा देते हम, तब क्या आंसर होता। अब हम डेटा को देखते हैं, तो हमें देखना क्या पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, उसका रेशियो मतलब ज्यादा बैठ रहा है। हाँ ए होगा, फिर ए होता। कॉमोडोर कहाँ है, कॉमोडोर, ओ कॉमोडोर की देखो वैल्यू, यस यही होना चाहिए। कॉमोडोर की अगर हम वैल्यू देखें तो सिर्फ कितनी है, 8%, और वॉल्यूम में कितना शेयर ले रखा है उसने, 34%। यस, बाकी मुझे लगता है इतना ज़्यादा और किसी में चेंज नहीं होगा। HP देखें तो 6% और इसमें है 8%, मतलब क्लोज है। एप्पल 14% और यहाँ 11% क्लोज है। 10D 6%, 6% सेम है। टेक्सास 8%, 12%। HP 6%, 8%। यस, तो सीधे आंसर क्या होता है, कॉमोडोर। अगर इसमें
सारी परसेंटेज यही होती, अदर वाला नहीं होता तो हमारा आंसर होता कॉमोडोर, क्योंकि वो वैल्यू में सिर्फ 8% है और वॉल्यूम में वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मार्केट का 34%। यानी इतने ज्यादा लैपटॉप बेचने पर भी उसकी वैल्यू इतनी कम इसलिए आ रही कि उसका यूनिट प्राइस, एवरेज यूनिट प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर एक अदर्स भी था। अदर्स का मतलब उसके अंदर और कंपनीज भी है, तो हो सकता है कि उसमें से कोई कंपनी हो जिसका डेटा या जिसकी एवरेज प्राइस जो है वो सबसे कम हो, लोवेस्ट। इसलिए हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड को टिक करेंगे। ठीक, क्लियर ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, चलो अब आते हैं इस पे। अब क्या दे रखा है, इफ सेल्स वैल्यू वाइज ऑफ IBM PCs इंक्रीज बाय 50% एंड एप्पल बाय 15%। सेल्स मतलब वैल्यू ऑफ IBM PC इंक्रीज बाय 50% एंड एप्पल बाय 50%। दो कंपनीज की बात कर रहा है, IBM और एप्पल। IBM की कह रहा है कि इंक्रीज कर दी 50% से सेल्स, एप्पल की इंक्रीज कर दी 15%। सेल्स मतलब वैल्यू। Assuming that PC sales of all other computers remain the same, बाकी सबका क्या है, सेम है। By what percentage would the PC sales in New York increases over the same period? तो ओवरऑल पूछ रहा है वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो IBM की पहले हम चेक करते हैं कि पहले कितनी थी। 2012 का डेटा दे रखा है वैल्यू। तो IBM की कितनी वैल्यू थी अभी, 28%। अभी कितनी थी, 28%। और एप्पल की कितनी थी, एप्पल की थी वैल्यू में ही देख रहे हैं। ये ध्यान रखना जब भी डबल पाई चार्ट हो तो किस पाई चार्ट को देख रहा हो ये जरूर ध्यान रखना। जैसा अभी वैल्यू की बात हो रही है तो पाई चार्ट ए को देखना है, दूसरे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एप्पल इज 14%। तो कह रहा है इसको हमने इंक्रीज कर दिया 50% से और इसे इंक्रीज करा है 15% से। तो ओवरऑल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा, बाकी सब सेम रहेगा। 16.1% ए। 16.1%। अच्छा, कैसे करा? 28% में 50% इंक्रीज हुआ, मीन्स मतलब 14% ऐड हुए हैं और 14% का 15% हो गया 2.1, तो 14 इधर 2.1 16.1, तो वो 100 के ऊपर जाएंगे तो हम्म, देखो दोनों की वैल्यू में कुछ कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो पूछ रहा है ओवरऑल कितना होगा। तो हम यहाँ टोटल वैल्यू जो दे रखी थी 1,65,000 ये सब वो नहीं लेंगे। सिंपल हम क्या मान लेते हैं कि टोटल वैल्यू थी 100। तो IBM की वैल्यू कितनी होगी इसमें से, 28। एप्पल की वैल्यू कितनी होगी, 14। अब 28 का 15% इंक्रीज, 15% इज हाफ, तो कितना आ गया इंक्रीज होके, 28 प्लस 14। यस, सीधे जो इंक्रीज हुआ क्योंकि पूछा सिर्फ इंक्रीज है हम वही निकालते हैं। तो 28 का 50% यानी कितना इंक्रीज हुआ, 14 यूनिट। और एप्पल का 15%, तो 14 का 15% कितना हो जाएगा, अपॉन 100, ये आ जाएगा 2.1। 14 140 और उसका हाफ 70, 210 अपॉन 100, 2.1। तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया, 14 प्लस 2.1, 16.1 आउट ऑफ 100, यानी कितनी परसेंटेज हो गई, 16%। ये हुआ क्लियर?
यस सर। हमने हमने क्या करा, वैल्यू मान ली टोटल 100, तो एप्पल उसका 28% शेयर है, तो एप्पल की वैल्यू होगी 28, एप्पल का 14%, आईबीएम का 28% है, 28 हो गई, एप्पल का 14% है तो 14। अब जितनी आईबीएम की वैल्यू थी वो कितने से इंक्रीज हो गई, 50%। तो जिसकी वैल्यू 28 थी उसको 50% इंक्रीज कर रहे हैं, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, 14 से। एप्पल का 14 ही थी टोटल वैल्यू, उसका 15%, तो 14 का 15% आ गया 2.1, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 14 प्लस 2.1 यानी 16.1। ठीक है, तो ये कुछ पाई चार्ट पर क्वेश्चन थे, सिंगल और डबल। कल की क्लास में कुछ और करेंगे हम इसमें, पाई चार्ट टेबल और एक दो और अलग अलग टाइप के। देखो मेनली सर ये सर लास्ट ईयर के करा देते हैं। लास्ट ईयर के तो मैंने वीडियो बना रखे ना, इसको देख लो या तो एक बार। 21 के भी बने हुए हैं सारे क्वेश्चन के। आई थिंक उसमें से 6 सेट आए थे शायद पिछली बार, 5 के 6, उसमें से 3-4 के बने हुए हैं। एक दो वो थोड़ा पेपर जो आया था ना वो फटा हुआ था, तो उससे मैं बना नहीं पाया था। देख लेना तुम, तो फिर उसमें मुझे शायद बता देना अगर हुआ तो। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। उसमें शायद वही 2 क्वेश्चन रहे होंगे जो बने नहीं है मुझसे भी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, सर से ऊपर जा रहा है एक क्वेश्चन चेक तो। कर लेना, चेक करके बता देना। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो बेसिक मतलब तुम्हें किसका ध्यान रखना है फिर से, परसेंटेज, रेशियोज और एवरेज, प्लस कैलकुलेशन ट्रिक्स, प्लस अप्रोक्सीमेशन, कि हम जल्दी कैसे कैलकुलेशन को कैसे अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो कल की क्लास में हम फिर और डीआई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।